तो ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनका नीट 2025 में सिलेक्शन हुआ है और जो अभी कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अक्सर जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं, अगर मैं मेरे स्टूडेंट्स की बात करूं, तो उनके मन में एक बेसिक प्रश्न होता है कि सर एमबीबीएस कैसा रहेगा, कैसे पढ़ना है, किस तरह से सब चीज़ें चलेगी यहाँ पर। दूसरा, ये वीडियो बनाने का रीज़न ये भी है कि अभी एमपी में काफ़ी नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं जहाँ पर बच्चों के पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है। एक बेसिक प्रोसीजर ऐसा होता है कि जब भी किसी कॉलेज में कोई बच्चा जाता है फर्स्ट ईयर करने, तो उसके सीनियर्स वगैरह काफ़ी हेल्प करते हैं। बट जहाँ पर बैच फर्स्ट है, नया ही बैच आया, एकदम पहला ही बैच आया है, तो वहाँ पर थोड़ी सी समस्या रहती है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। इसके अलावा आपके जो कॉलेज में मेंटोर्स रहेंगे वो आपको सारी चीज़ें या सारी गाइडेंस आपको देंगे। तो फर्स्ट ईयर में बेसिकली क्या होता है या एमबीबीएस आपका कैसा रहता है, इसके बारे में एंटायर वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें पूरे एमबीबीएस के ड्यूरेशन की, ठीक है, एमबीबीएस का जो ड्यूरेशन होता है आप सभी को पता है, 5.5 साल का एमबीबीएस का ड्यूरेशन होता है। 5.5 साल का जो ये ड्यूरेशन है, इसमें 4.5 साल तो आपका 4 ईयर रहते हैं, उसमें 4.5 साल में आपके 4 प्रोफ होते हैं। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट प्रोफ ही फर्स्ट ईयर कहलाता है, सेकंड प्रोफ सेकंड ईयर कहलाता है, देन आपका थर्ड प्रोफ जो रहता है वो फाइनल पार्ट 1 होता है, और जो आपका फोर्थ प्रोफ होता है ये आपका फाइनल पार्ट 2 होता है। और इस चीज़ को होते होते फाइनल पार्ट 2 तक आते आते आपके 4.5 साल कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद 1 साल का आपका इंटर्नशिप का ड्यूरेशन होता है। इस हिसाब से ये कोर्स 5.5 साल का हो जाता है। ठीक है, तो 5.5 साल आपका एमबीबीएस का पूरा ड्यूरेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें टोटल जहाँ तक सब्जेक्ट्स की बात है कि पूरे 4.5 साल 5.5 साल के अंदर हमको, मतलब 4.5 साल के अंदर हमको 19 सब्जेक्ट पढ़ना है और उनकी एग्जाम देनी है। 1 साल आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस का जो इंटर्नशिप रहता है वो आपको करना रहता है। तो 19 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। हमारा जो वीडियो है बेसिकली फर्स्ट ईयर ओरिएंटेड है। फर्स्ट प्रूफ के बच्चों की बात करेंगे जो अभी कॉलेज में जाने वाले हैं। तो बेटा क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो पहले साल में आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ना होते हैं। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट्स आपको देखना रहते हैं। अब एक सबसे बड़ी दिक्कत जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट फेस करता है, देखिए क्या होता है कि जब हम नीट क्लियर करते हैं, मैं अपना खुद का भी पर्सनल भी उसको इंक्लूड करके बता रहा हूँ, तो जब हम फर्स्ट नीट क्लियर करते हैं एक अलग सा हमारे मन में खुशी होती है, एक उत्साह होता है, और वो उत्साह इतना महंगा पड़ जाता है कि हमको लगा है कि अभी तो हम इतना पढ़ कर आएँ। हमको यही लगता है कि अभी तो हम इतना पढ़ कर आएँ, अभी क्या पढ़ना, अभी तो एंजॉय करेंगे। क्योंकि आपको सब लोग यही बोल देते कि एक बार नीट यूजी निकाल लो फिर मज़े ही मज़े। तो थोड़ा सा उन बच्चों के लिए जिनकी साइकोलॉजी ये है ना, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद ने फेस करी अपनी एमबीबीएस लाइफ में, इसलिए मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये साइकोलॉजी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको दुख देगी, है ना। क्योंकि आपने अगर एमबीबीएस को चुना है तो आप ये समझ के चलिए कि आपको ज़िंदगी भर पढ़ाई तो करनी है। ठीक है, पढ़ाई तो आपको करते रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब सिर्फ नीट यूजी निकल जाना मतलब ऐसा नहीं होगा कि पढ़ाई से पीछा छूट गया। अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि जब तक हमारा यूजी नहीं निकला था हम कुछ भी नहीं थे, सिर्फ 12वीं पास थे। अब हम एक एमबीबीएस का टैग हमारे पास लगने वाला है, तो पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ाई से पीछा नहीं छुटा सकते। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारी जो चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ोगे वो लगभग सभी नई चीज़ें आपने नीट या आप कभी उससे पहले अपने जीवन में नहीं पढ़ी है, तो सब कुछ नया नया सा है, इसलिए आपको समय भी इस पर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जहाँ तक बात अपन करते हैं एमबीबीएस फर्स्ट प्रोफ के 3 सब्जेक्ट्स की, तो 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट्स हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं फर्स्ट प्रोफ के अंदर। अब फर्स्ट प्रोफ के अंदर बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स जो आते हैं उनका अगर मैं एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन दूँ, तो जो नीचे के 2 लिखे हैं फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, तो फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, एक इनका बहुत छोटा वर्जन अपनी एनसीईआरटी के अंदर या नीट की प्रिपरेशन के दौरान इनका बहुत छोटा वर्जन आप देख चुके हो। जैसे फिजियोलॉजी, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी हम पढ़ते हैं। ठीक है, जितने भी सिस्टम्स हम पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन, जितने भी सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं ये हम लोग पढ़ चुके होते हैं यहाँ पर। बस इनका डिटेल्ड वर्जन अपने को देखना है फिजियोलॉजी के अंदर। बायोकेमिस्ट्री, इसका भी एक बहुत छोटा सा पार्ट आप केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जो कि बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है। इसके अलावा मॉलिकुलर जेनेटिक्स है, वो आप पढ़ चुके होते हैं। तो बहुत सारा पोर्शन इसमें कवर जो हमको करना रहता है, लेकिन उसका एक बहुत छोटा सा वर्जन आप लोग पढ़ चुके हैं। रही बात एनाटमी की, जहाँ तक, तो एनाटमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अभी नीट की प्रिपरेशन के दौरान आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। हर व्यक्ति जब जाता है एमबीबीएस में तो पहली बार एनाटमी जैसा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ता है। तो प्लांट एनाटमी जैसे हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, उसमें क्या देखा जाता है, बेसिकली प्लांट का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। जस्ट एनाटमी जो ह्यूमन एनाटमी है उसकी जहाँ तक बात करें तो वो भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है। तो बच्चों को कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा हार्ड जो लगता है वो एनाटमी लगता है, क्योंकि सारे टर्मिनोलॉजी नहीं होती है ना, तो काफ़ी वास्ट होता है एनाटमी। और बेसिकली हम लोगों को क्या पढ़ना रहता है, तो बॉडी में कितनी बोन्स हैं, कितनी मसल्स हैं, कौन सी मसल किस बोन से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ वो इंसर्ट हो रही है, कौन सी नर्व का फंक्शन क्या है, सप्लाई कहाँ पर करती है वो,
आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई कर रही है ना, और वेन कहाँ से ब्लड ड्रेन कर रही है। इसके अलावा ब्रेन के सारे पार्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, और पूरी बॉडी का जो इंटरनल आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो एनाटॉमी के अंदर देखा जाता है। तो एनाटॉमी का मतलब बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर की हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। जितने भी ऑर्गन्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, सारे सिस्टम के अंदर जितने भी इंटरनल हमारे ऑर्गन्स हैं, सबकी हम डिटेल्ड स्टडी एनाटॉमी के अंदर स्ट्रक्चर की करते हैं, ठीक है। तो एनाटॉमी पढ़ने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको लगती है, क्या क्या ज़रूरतें होती है, एक नज़र हम उस पर मार लेते हैं। तो सबसे पहले तो जहाँ तक बुक्स की बात है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को बुक्स का आइडिया चाहिए रहता है कि क्या पढ़ना रहता है। हाँ, एक चीज़ इसमें और मैं ऐड करना चाहूँगा ये डिस्कशन करने से पहले, कि आजकल एक जो नया एटमॉस्फेयर हर मेडिकल कॉलेज के अंदर क्रिएट हो रहा है कि स्टूडेंट्स जो है बुक्स से थोड़ा सा दूर भागते हुए, और जो नोट्स वगैरह हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो तैयारी करवाते हैं, उनके नोट्स के भरोसे ज़्यादा रहते हैं, और बुक्स पढ़ना का जो माहौल है वो कम होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूँगा कि किसी भी प्रोफ में गलती नहीं करें, क्योंकि ये जो चीज़ है ये हम लोगों के टाइम से शुरू हो गई थी। जब हम लोग प्री फाइनल में पहुँचे थे, मतलब फाइनल पार्ट 1 में, तब से ये चीज़ शुरू हो गई थी। और इसका कहीं ना कहीं बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं बुक नहीं पढ़ने के। तो कुछ अगर आप शॉर्टकट मारना चाहते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो फिर जब आपको बाद में समझ में आता है कि नहीं, बुक पढ़ना सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बुक तो हर प्रोफ में आप पढ़ें, ठीक है। जहाँ तक फर्स्ट प्रोफ की बात है, एनाटॉमी सब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं, तो बुक्स इसमें कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं। तो BD चौरसिया जो होती है, BDC किताब होती है, वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स MBBS में यूज़ करते हैं। लेकिन ये हो सकता है वेरिएशन आपके मेडिकल कॉलेज के हिसाब से भी, कि आपके HOD कौन सी किताब आपसे पढ़वाना चाहते हैं। तो इसके अलावा विश्राम सिंह करके भी बुक आती है एनाटॉमी की, वो भी चलती है। ग्रेज एनाटॉमी भी चलती है। तो आपके कॉलेज में कौन सी चल रही है, आप एक बार ज़रूर अपने कॉलेज में कंफर्म करके इस बुक को परचेस, तीनों में से कोई एक बुक आपको परचेस करना है। तो BDC आप कर सकते हैं, विश्राम सिंह ले सकते हैं, ग्रेज एनाटॉमी ले सकते हैं, लेकिन तीनों में से कोई एक आपको पढ़ना रहती है ना। इनके अलग अलग वॉल्यूम्स आते हैं। एक वॉल्यूम के अंदर ब्रेन होता है, एक के अंदर हेड नेक होता है, एक आपका जो थॉरेक्स और आपका अपर लिम का होता है, एक आपका लोअर लिम का, और आपका पेल्विस और एब्डोमेन वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो इतने वॉल्यूम में आपका BD चौरसिया का, जहाँ तक जो हमारे कॉलेज में BD चौरसिया चलती थी, तो इसलिए जो इतने वॉल्यूम्स होते हैं, सेम वे में विश्राम सिंह और आपको ग्रेज एनाटॉमी में भी इस तरह के वॉल्यूम मिल सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गई आपकी टेक्स्ट बुक, इन तीनों में से आपको एक तो परचेस करना है। इसके अलावा क्या होता है, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, हेड नेक ब्रेन बता दिया, आपका अपर लिम, थोरेक्स, इसके अलावा एब्डोमेन और पेल्विस, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर तो हो गई। इसके अलावा एनाटॉमी में क्या पढ़ना होता है, तो एनाटॉमी में आपको जनरल एनाटॉमी की बुक भी परचेस करनी होती है। जनरल एनाटॉमी में बेसिकली आपको जॉइंट वगैरह और सारी बोन के बारे में बताया रहता है, तो जनरल एनाटॉमी की बुक भी आपको परचेस करना रहती है। अच्छा, परचेस करना ये शब्द एक ऐसा हो जाएगा, आप अरेंज भी कर सकते हैं, है ना, कहीं से भी। अच्छा, लाइब्रेरी, जो कॉलेज की लाइब्रेरी होती है, वहाँ भी सारी बुक्स आपकी अवेलेबल होती है, आप वहाँ से भी इशू करवा सकते हैं। जस्ट लाइब्रेरी की बुक लाकर और पढ़ने में प्रॉब्लम एक ही होता है कि आप उसको मार्क नहीं कर सकते। मार्क करेंगे तो फिर वो बुक आपको ही परचेस करनी पड़ेगी, तो मार्क नहीं कर सकते, दैट्स वाई आपको परचेस करना ज़्यादा एक बेहतर आइडिया होता है, या अपने सीनियर से आप किसी से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगली जो चीज़ है वो है हिस्टोलॉजी, ठीक है। हिस्टोलॉजी मतलब कोई भी टिश्यू है, कोई भी आपका मतलब उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो देखने के लिए, तो वो हिस्टोलॉजी होती है ना। उसकी एक बुक आती है इंदरबीर सिंह। हाँ, ज़्यादा इसका बहुत हद तक तो ऐसा कोई इस्तेमाल होता नहीं है, जस्ट जब आप हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे तो ये काम की किताब है, तो आप इसको लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत हद तक कुछ मार्क करना नहीं रहता है। तो परचेस ना भी करें तो भी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्ब्रियोलॉजी टेक्स्ट बुक, एम्ब्रियोलॉजी आप समझते हैं बेहद अच्छे तरीके से कि जब कोई भी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पूरा डेवलपमेंट हमारा कैसे होता है, वो भी एनाटॉमी के अंदर आपको पढ़ाया जाता है। उसकी भी इंदरबीर सिंह नाम से ही किताब आती है, और भी कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है। आप अपनी लाइब्रेरी से लेकर इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, जस्ट एक आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा कनिंगम करके एक डिसेक्शन के लिए बुक आती है। तो जिन बच्चों को डिसेक्शन का मतलब नहीं पता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनाटॉमी के अंदर हमें क्या देखना रहता है, इंटरनल स्ट्रक्चर देखना रहता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए जो कैडेवर मतलब जिस बॉडी, आप सभी ने मुन्ना भाई MBBS के अंदर काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को स्टडी कर लिया होगा कि भाई एक बॉडी रहती है, उसे हम कैडेवर बोलते हैं, है ना। जो लोग अपनी इच्छा से अपनी बॉडी मेडिकल कॉलेज को दान करते हैं ताकि हम लोग सीख पाएँ, से बहुत सारे महान लोग रहते हैं जो अपने दान कर देते हैं। तो जो बॉडी है उसे हम कैडेवर कहते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, हम उसको बिना काटे बिना चीरफाड़ किए नहीं देख सकते, तो वो जब हम काटते हैं तो वही डिसेक्शन होता है। अब कटिंग करने ऐसे नहीं कि कुछ भी हम कहीं से भी कहीं भी चीरा लगा दिया, कुछ भी कर दिया, ऐसे नहीं, उसका पूरा प्रोसीजर होता है। हो सकता है कि आपने गलत डायरेक्शन में उसको कट कर दिया, तो जो चीज़ आप देखना चाह रहे हैं वो दिखे ही नहीं। तो उसकी जो पूरी टेक्निक होती है, ये कनिंगम नाम की किताब जो है ये आपको सिखाती है कि इस तरह से आपको डिसेक्शन करना है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आप चीज़ें पढ़ेंगे, अपर लिम पढ़ेंगे चाहे लोअर लिम पढ़ेंगे, है ना,
आपको उनके ड्राइंग्स बनाना रहते हैं। एनाटमी में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना। किसी भी चीज़ का जब आप एग्जाम भी देंगे एनाटमी की, तो डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। आपको स्कीमेटिक डायग्राम बनाना रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आप उतारो बिल्कुल, लेकिन हाँ उतना कि समझ में आ जाए। तो एनाटमी में सबसे इंपॉर्टेंट कलरफुल डायग्राम्स होते हैं। आप बिल्कुल कलर का यूज़ कीजिए और आप कलरफुल डायग्राम बनाइए। जितना अच्छा डायग्राम बनाएंगे, जितना आप मतलब ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी कहानी लिख दी बनाकर। एग्जाम में भी, एनाटमी के एग्जाम में पास होने का सबसे अच्छा तरीका है डायग्राम। और जो भी पॉइंट्स हैं उनको बिल्कुल आप टू द पॉइंट क्रिस्टल क्लियर फॉर्म वे में आप समझा दो, तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। तो ड्राइंग बुक के अंदर आपको भी ड्राइंग जो है सारे बनाना रहते हैं, जितनी भी चीज़ें। इसके अलावा हिस्टोलॉजी, जो टिश्यू आपको दिखा है माइक्रोस्कोप के अंदर, है ना, उसके सारे डायग्राम्स आपको बनाना रहते हैं। तो ये हिस्टोलॉजी की जो ड्राइंग बुक आती है वो आपको उसमें यूज़ होती है। प्रैक्टिकल की जो बुक आती है हिस्टोलॉजी की। ये तो हो गया कि कितनी चीज़ें पढ़नी है। तो हमको एनाटमी में सिर्फ एनाटमी के अलावा हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी भी यहाँ पर पढ़नी रहती है ना। और उनके लिए कौन सी किताबें आती है ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा क्या ज़रूरत लगती है, तो सिंपल से, जिधर डिसेक्शन करना है तो डिसेक्शन किट आपको लगता है यहाँ पर, है ना। फिर सारी बोन्स, मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि बोन्स के बारे में पढ़ना रहता है, तो बोन सेट आपको लगता है। अब बोन सेट दो तरह के होते हैं, एक ओरिजिनल वाले होते हैं, इसके अलावा पीओपी से बने हुए भी रहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर कॉलेज आजकल बोन सेट प्रोवाइड खुद करवाते हैं, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका कुछ चार्ज लेते हैं वो, और आप पढ़कर आप उसको रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। तो बोन सेट आपको बिल्कुल ज़रूरी होता है एनाटमी पढ़ने के लिए। इसके अलावा मैंने आपको जैसा कि बताया कि एनाटमी में डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ड्राइंग बुक तैयार करनी हो या कुछ भी करना हो, कलर पेंसिल चाहिए, क्योंकि इसमें कलर कोडिंग चलता है। आर्टरी आप बनाना चाहते हैं तो आपको रेड कलर से बनानी पड़ेगी। आप वेन बनाना चाहते हैं तो आपको ब्लू कलर से बनानी पड़ेगी। नर्व बनाना चाहते हैं तो आप येलो से ही बनाएंगे। तो ये कलर कोडिंग आपका चलता है, तो इसलिए कलर पेंसिल आर इंपॉर्टेंट। जो हिस्टोलॉजी वाली पेंसिल्स होती है, ठीक है, तो आपका हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स बनाने के लिए दो स्पेसिफिक टाइप के कलर की पेंसिल आती हैं, जिसको हम हिमेटोजाइलिन और इयोसिन पेंसिल्स बोलते हैं। ये भी आपको ज़रूरत लगती है। इसके अलावा जब आप डिसेक्शन करते हैं तो ग्लव्स आपके पास होना चाहिए, है ना। आफ्टर डिसेक्शन आपको हैंड वॉश करना रहता है ना। बिल्कुल आपको इस तरह का हाइजीन देखना है। दूसरा, जब भी आप डिसेक्शन रूम में जाते हैं उससे पहले आप नाश्ता करके जाइए। मतलब आप खाली पेट कभी भी डिसेक्शन हॉल में इंटर मत होइए, है ना, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है, फॉर्मेलिन, जो डेड बॉडी होती है उसको प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेलिन यूज़ किया जाता है। तो फॉर्मेलिन क्या होता है कि उसकी पूरी स्मेल आती है डिसेक्शन हॉल में, उसके फ्यूम्स कुछ हमारी आंखों में जाते हैं शुरुआत में, बाद में हम यूज्ड टू हो जाते हैं उसके लिए। और कई बार देखा जाता है कि डिसेक्शन हॉल में शुरू के 4-5 दिन बच्चे गिरते हैं बेहोश होकर भी, तो वो उसकी वजह से होता है। अगर खाली पेट आप नहीं जाएंगे तो आप बिल्कुल भी कभी गिरने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो नाश्ता करके हमेशा जाना है, ठीक है। तो ये पूरा एंटायर जो चीज़ एनाटमी के अंदर होती है ना, सारी बोन्स के बारे में पढ़ना है, सबके बारे में आपको पढ़ना है, और जितनी चीज़ें मैंने बताई है इसमें आपका काम हो जाता है, ठीक है। अगला जो सब्जेक्ट है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी आपको पढ़ने में इतना आसान मतलब पढ़ने में इतना कठिन नहीं लगेगा, आसान लगेगा आपको ये, और मज़ा भी आएगा। अब जो ऑर्गन्स हम पढ़ रहे हैं उनका पूरा फंक्शन कैसा होता है वो हमको पढ़ना है। जैसे जो चैप्टर्स आपके, जो सिस्टम्स आपके किसमें थे एनसीईआरटी में, वही सारे सिस्टम्स आपको डिटेल्ड में वर्जन पढ़ना है। जस्ट आपके एनसीईआरटी में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम तो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो भी पढ़ना है। फिजियोलॉजी की जहाँ तक बात है, तो फिजियोलॉजी में मेन जो होता है, आपको कोई भी प्रोसेस समझानी, है ना, कि भाई प्रोसेस समझानी, जैसे कहाँ किस चीज़ का डाइजेशन हो रहा है ना। आपका अगर किडनी ब्लड को फिल्टर कर रही है, जैसे आप यहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ते हो, तो आप उसको एक फ्लो जो होता है, पूरी प्रोसेस जो होती है वो आप समझा पाओ अगर फ्लो चार्ट के अंदर, तो वो सबसे बेस्ट किसके अंदर होता है, फिजियोलॉजी के अंदर आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर सारे सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो, सब अपना अपना काम करते हैं, है ना। वो सिस्टम काम कैसे कर रहा है, यही चीज़ बस आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझानी रहती है, और यही फिजियोलॉजी है, ठीक है। जहाँ तक बुक्स का सवाल है, तो इसकी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आती है ना, वो आती है गाइटन एंड हॉल, ठीक है, ज़्यादातर जो कॉलेजेस में यूज़ होती है। लेकिन गाइटन एंड हॉल के साथ एक चीज़ की समस्या है कि यहाँ पर फ्लो चार्ट्स की कमी होती है। तो फिजियोलॉजी भी जो है आपका डायग्राम और फ्लो चार्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पर ग्राफ्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो गाइटन एंड हॉल के अंदर ग्राफ बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन आपके जो समझाया भी बहुत अच्छा है, सारे मतलब जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है वो ये है, ठीक है। जस्ट इसमें फ्लो चार्ट्स की कमी है ना, तो वो फ्लो चार्ट्स या याद नहीं रहता है, तो जो जितने अच्छे फिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट बना के आता है उसका उतना अच्छा परफॉर्मेंस होता है। सेकेंड है ए.के. जैन। ये भी अच्छी किताब है, समझ में भी सब कुछ आता है, पर जहाँ तक मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, या जो मैं मेरे साथ में जो पढ़ते थे लोग, उनका भी जो एक्सपीरियंस है कि ये याद नहीं रहती, पता नहीं इस बुक के साथ ऐसा है कि याद नहीं रख पाते, तो उसका थोड़ा सा एक है यहाँ पर दिक्कत। सबकी जो फेवरेट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, होती है शंभुलिंगम, ठीक है। शंभुलिंगम जनरली किसी भी कॉलेज के कोई प्रोफेसर आपको कभी सजेस्ट नहीं करेंगे, पर जस्ट इसके अंदर फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं अच्छे से, तो जस्ट आप ये कर सकते हो कि आप पढ़ो गाइटन एंड हॉल,
अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि इसमें हर चीज़ का रीज़न लगभग सही दे रखा है। शंभुलिंगम में कुछ मिस्टेक्स होती हैं, दैट्स वाई कोई प्रेफर नहीं करता है इसको, मतलब प्रोफेसर प्रेफर नहीं करते, स्टूडेंट तो सारे प्रेफर करते हैं इसको, ठीक है। तो शंभुलिंगम भी एक किताब होती है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक नहीं है फिजियोलॉजी की, लेकिन हाँ आपको एग्जाम निकलवाने में काफ़ी हेल्प कर सकती है। इसके अलावा क्या चाहिए, तो जैसे प्रैक्टिकल फाइल्स हम लोगों को हर सब्जेक्ट में चाहिए, तो यहाँ भी 2 प्रैक्टिकल फाइल लगती है। सारे एक्सपेरिमेंट कैसे रहते हैं इसके अंदर, जो प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं बेसिकली, एक ब्लड वाले जितने भी रहते हैं वो प्रैक्टिकल्स रहते हैं, एक जनरल एग्जामिनेशन और सब जितने भी, जैसे बीपी मेजर करना है तो वो हम फिजियोलॉजी के अंदर फर्स्ट ईयर में सीख जाते हैं, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स किसके अंदर रहते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर, वो प्रैक्टिकल और मज़ा भी आता है उनमें। जैसे आपको ब्लड के कैसे प्रैक्टिकल्स होते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप चेक करना है, ठीक है, फिर ल्यूकोसाइट वगैरह जो काउंट करना है, तो वो सब आपका इसके अंदर होता है। काफ़ी मज़ेदार प्रैक्टिकल होते हैं, और जितना भी जनरल एग्जामिनेशन है जो आपका बेसिक बनाता है आगे चल के पेशेंट की हिस्ट्री लेने का, वो सब आपको फिजियोलॉजी सिखाती है कि कैसे किसी का एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे उसमें होते हैं। तो आपको नीड क्या रहती है, प्रैक्टिकल फाइल में बता चुका हूँ। स्टेथोस्कोप, जैसा कि मैंने बताया आपको बीपी मेजर करना है तो स्टेथोस्कोप आपको ज़रूरी होता है। इसके अलावा कुछ और एग्जामिनेशंस होते हैं जहाँ पर आपको टॉर्च की भी नीड होती है ना। ब्लड के एग्जामिनेशन तो ब्लड खुद का ही निकालना पड़ता है, ऐसा नहीं कि पेशेंट रहेंगे वहाँ पर, तो खुद का ही खून यूज़ करके और सीखना है, ठीक है। तो उसके लिए निडल और सिरिंज की आवश्यकता आपको लगती है। इसके अलावा कुछ और एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं, जैसे मेजरिंग टेप जो है आपकी, वो भी आपको लगती है ना। बाकी कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए जैसे रिफ्लेक्सेस देखना है तो हैमर भी लगता है, वो हथौड़ा मत लेकर चले जाना, है ना। थॉर वाला, नॉर्मल वाला जो हैमर होता है ना, एक आता है जो आपको मेडिकल कॉलेज के आसपास की शॉप पे या किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिलेगा, वो हैमर हमको यहाँ पर यूज़ करना रहता है, ठीक है। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें फिजियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारा बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री में सिंपल सी चीज़ें नाम से ही आपका समझ में आ रहा है, बायो और केमिस्ट्री, बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस है उनसे रिलेटेड हमको बात करना है, जो माइक्रो लेवल पे जो रिएक्शंस हो रही हैं उनकी बात करना रहती है ना। तो जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़े, तो कार्बोहाइड्रेट को एकदम बहुत स्पेसिफिक वे में इसके अंदर पढ़ना है। आपने एंजाइम पढ़े जैसे, तो एंजाइम को बहुत स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर पढ़ना है। विटामिन्स पढ़ना है, जैसे आपने विटामिन्स बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़े, अमीनो एसिड्स पढ़े, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं हर बायोमोलिक्यूल को आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको बहुत जाना पहचाना लगेगा, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री दोनों, तो ज़्यादा दिक्कत इसके अंदर ऐसी आती नहीं है। इसके लिए जो किताबें यूज़ होती हैं, 3 तरह की किताबें, सब अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं। जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है वास्तुदेवन है ना। अगेन, अगर ये याद नहीं रह रही, आपको लग रहा है कि पढ़ने में थोड़ी टफ है ना, तो आप सत्यनारायण करके किताब आती है वो भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा पंकजा नाइक करके किताब आती है वो भी ले सकते हो। तीनों में से आप कोई भी एक किताब को फॉलो करो साल भर, उसी को ही पढ़ो, ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें होती है जो इसमें ज़रूरी होती है, तो इसमें आपको चाहिए प्रैक्टिकल फाइल। आपकी एक प्रैक्टिकल फाइल लगती है, यहाँ पर गलती से 2 लिखा हुआ है, एक प्रैक्टिकल फाइल जहाँ तक लगती है इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री के अंदर। और सबसे जो इंपॉर्टेंट इसमें होता है वो है अटेंडेंस। अटेंडेंस क्यों बोला, क्योंकि चाहे इसकी प्रैक्टिकल क्लासेस हो चाहे इसकी थ्योरी वाली क्लासेस हो, क्लासेस बहुत कम होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए कि किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, और ज़्यादातर जो बच्चों की शॉर्ट होती है अटेंडेंस वो होती है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बायोकेमिस्ट्री के अंदर है अटेंडेंस। अटेंडेंस सही है तो सब कुछ सही है, लिख कर तो आप आ जाओगे, इतना तो पढ़ ही लोगे आराम से, ठीक है। तो ये एंटायर जो आपका एकेडमिक्स वाला है फर्स्ट ईयर में, ये आपका होता है ना। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, फर्स्ट ईयर आपको बहुत सारी चीज़ें और भी सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है ना, कि जनरली क्या होता है, नीट निकाल के व्यक्ति अपने आप को बहुत ऐसा समझने लग जाता है कि बस अब तो मैं ही हूँ सब कुछ। तो आपको ये बहुत अच्छे से वहाँ पर सोच समझ के जाना है कि जो वहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं या जो आपसे सीनियर्स हैं वो ऑलरेडी एग्ज़ाम आपसे कई साल पहले क्लियर कर चुके हैं। तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेडिकल कॉलेज के अंदर। बेसिकली इसको कॉलेज बोलना ठीक नहीं रहेगा, बेसिकली ये मेडिकल स्कूल है। फर्स्ट ईयर विल बी एग्जैक्टली लाइक मेडिकल स्कूल, मतलब स्कूल है ना। जो आपका फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज है वो एकदम स्कूल के जैसा ही रहेगा, ठीक है। जैसे स्कूल में डिसिप्लिन होता था कि सुबह जैसे स्कूल में आपका एक फिक्स टाइम था, है ना, ऐसा कॉलेज टाइप जो फीलिंग होती है वो सब फर्स्ट ईयर में तो नहीं आएगी, है ना। तो 8 बजे से लगा के शाम के 4-5 बजे तक क्लास लगती है मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो स्कूल वाली ही फीलिंग रहेगी, लेकिन बहुत कुछ सीखोगे। मज़ेदार होता है फर्स्ट ईयर, काफ़ी मज़ा आता है, नए लोग मिलते हैं, है ना। पहला साल तो बहुत अच्छा ही जाता है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपके ब्रेक में से क्लास होती है, कभी कौन सी क्लास कब लग रही है आपको सब जानकारी मिलती रहती है ना। तो इस तरह से आपका पूरा फर्स्ट ईयर निकलेगा। 1 साल में आपकी एग्ज़ाम हो जाती है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में इंडिविजुअली पास करना जरूरी होता है। और जिन बच्चों को नहीं पता है, जो अभी तक 33 के भरोसे हैं, वो सुन लें, MBBS में पासिंग मार्क्स 50% होता है ना। मतलब 100 नंबर का अगर पेपर है तो 50 नंबर लाना ही है। थ्योरी में अलग पास होना है, प्रैक्टिकल में अलग पास होना है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ तक बहुत सारे बच्चे 12th तक आ जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जब प्रैक्टिकल होता है तो आप वाइवा वगैरह देने जाते होंगे, तो वहाँ थोड़े जो सब चीज़ें लीनियंस से वाइवा होता है। मेडिकल कॉलेज में थोड़ा हार्ड होता है, उसकी तैयारी आपको अच्छी रखनी पड़ती है, बोलना पड़ता है, तैयारी करके जाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको नई सीखने के लिए मिलेगी, है ना। जहाँ तक सब्जेक्ट की जो डेप्थ है वो मैं भी आपको बता चुका हूँ कि किस में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा मेहनत आपको एनाटॉमी के अंदर लगेगी और पढ़ाई आपको करना पड़ेगी। तो जो बच्चे जा रहे हैं इस बार में
उनको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपना फर्स्ट ईयर स्टार्ट करो, बहुत अच्छी लाइफ है एमबीबीएस की। जितने भी लोग ये बोलते हैं कि बहुत पढ़ाई करना है, परेशान हो गए, तो बेटा देखिए सिंपल सी चीज़ है कि आपको एमबीबीएस करना था, आपने खुद अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। पढ़ाई भी होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, तो सब कुछ आपको 5.5 साल के ड्यूरेशन में मिलेगा। और मेरी ये गारंटी है कि आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है एमबीबीएस के। बच्चों इन्जॉय करना है अपना एमबीबीएस और बहुत सारी पढ़ाई करना है, तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ इस रिगार्डिंग कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे डायरेक्टली, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।